ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ईरान इजरायल युद्ध का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। अमेरिका के हमले के बाद इस जंग का असर आपकी जेब पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कैसे, वो हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है? क्यों ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है? अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ सकते हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आज 4 राज्यों में 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आए हैं। बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है और केरल से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। इस रिजल्ट के सियासी मायने क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट ईरान लेगा इंतकाम। लेकिन शुरुआत ईरान इजरायल जंग के ट्रेलर के साथ। तो आज सबसे पहले ईरान इजरायल युद्ध से भारतीयों पर पड़ने वाले असर की बात होगी। मिडिल ईस्ट में भड़की इस जंग ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका की तरफ से युद्ध में कूदने के बाद अब इस टकराव की लपटें अपना दायरा फैलाती जा रही है। ईरान के पलटवार को लेकर दुनिया की आशंकाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल से वो पूरे विश्व में महंगाई बम फोड़ सकता है। वो हथियार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना। ईरान ने अब तक किसी भी युद्ध, टकराव या संघर्ष के दौरान दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को बंद नहीं किया, लेकिन साल 2025 में अमेरिका की तरफ से तेहरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद जो हालात बने हैं, इसमें ईरान ये कदम उठा सकता है। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। यानी अब यह खबर सिर्फ 2 देशों के बीच भड़के संघर्ष तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ सकता है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हो सकती है। आपके किचन का बजट भी बढ़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया तो पता नहीं फिर आपकी गाड़ी की टंकी कितने में फुल होगी। लेकिन ऐसा क्यों है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है? भारत के लिहाज से इस तेल मार्ग की अहमियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान इजरायल के बीच जंग और भीषण हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर इस युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है, हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इजरायल लगातार ईरान में अहम ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहा है, तो तेहरान की तरफ से भी इजरायल के शहरों को मिसाइल से दहलाया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद जो हालात बने हैं, उसमें अब पूरी दुनिया को ईरान के पलटवार का इंतजार है। पूरी दुनिया ऐसी टेंशन में है कि ईरान इस हमले का बदला कैसे लेगा। इसी आशंका की एक कड़ी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच एक अहम जलमार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। फारस की खाड़ी से सटे ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसी दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश अपने ऑयल शिप भेजने के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन प्रशासन ने इसे दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट भी कहा है। अब सवाल यह है कि इस मार्ग से हर दिन कितना ऑयल और गैस सप्लाई होता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक 167 किलोमीटर लंबे इस मार्ग से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है। ये रोजाना के ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब 5वां हिस्सा है।
ऑयल के साथ 25 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की हर दिन इसी रास्ते से सप्लाई होती है। ये ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% है। एक अनुमान के मुताबिक इसी रास्ते से हर महीने करीब 3000 से ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन 100 जहाज इस रास्ते से पास होते हैं। इस रूट से दुनिया भर का करीब 26% ऑयल ट्रेड या तेल व्यापार होता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य मेजर जनरल कुफसारी के मुताबिक ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के पक्ष में आम सहमति बना ली है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर छोड़ा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा में हर तरह का कदम उठाने का अधिकार है। बेशक कूटनीति के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मेरे देश पर हमला हुआ है और हमें आत्मरक्षा के लिए अपने वैध अधिकार के आधार पर जवाब देना होगा, और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक जरूरत और जरूरी होगा। अगर पलटवार के तौर पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि $130 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। कच्चे तेल का दाम बढ़ने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया जाता है तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर आप सप्लाई को दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करते हैं, आप वेनेजुएला, रूस, नाइजीरिया किसी से खरीद लें। सवाल ये है कि यदि तेल का मूल्य बढ़ता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस पर उसकी नजर है और वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत द्वारा प्रतिदिन खपत किए जाने वाले 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल में से लगभग 1.5 और 2 मिलियन बैरल केवल हॉर्मुज के माध्यम से आते हैं। हम अपने सभी मार्गों से लगभग 44 मिलियन बैरल आयात करते हैं और हमारी कंपनियों ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन अगर खाड़ी देशों से तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। ईरान ने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट बंद तो नहीं किया है, लेकिन उसकी धमकियों का असर इस रूट से होने वाली जहाजों की आवाजाही पर पड़ने लगा है। हमने ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इस रूट पर जहाजों की संख्या पहले के मुकाबले घट रही है। एक तस्वीर 3 दिन पहले की है, जब इस रूट से बड़ी तादाद में खाड़ी देशों से जहाज ऑयल लेकर गुजर रहे थे। दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें जहाजों की संख्या में गिरावट साफ तौर पर देखी जा सकती है, यानी संकेत अच्छे नहीं हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों की माने तो इस रास्ते के बंद होने से भारत पर असर पड़ना तय है, लेकिन ऐसा क्यों है, अब उसे भी समझिए। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% क्रूड ऑयल आयात करता है। भारत में हर रोज करीब 37 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। भारत के आयात का 40% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इस रूट के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन ये 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ सकता है, जिसका असर खाने पीने की चीजों के दाम पर पड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ सकते हैं और महंगाई का बम भी फूट सकता है। इस खतरे के असर को लेकर हमने अलग अलग कई एक्सपर्ट से बात की है। हर किसी ने भारत पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की है। दोनों देश मेजर हमारे सप्लायर जो हैं वो एक वॉर के सिचुएशन में हैं, तो हमारा दाम बढ़ने की बाकी जो कंट्रीज़ हैं, अगर जो उनसे सप्लाई ली जाए तो उनके ऊपर जैसे डिमांड एंड सप्लाई के तौर पे अब डिमांड रहेगी और सप्लाई कम रहेगी, तो वो एक इम्पैक्ट आएगा। इसमें 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक हमारी जैसे क्रूड बास्केट है, उस क्रूड बास्केट के अंदर दाम जो होता है वो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो हमारा कच्चा तेल है उसका कितना दाम ओपेक कंट्री या बाकी कंट्रीज कैसे निकालती हैं, वो एक देखने वाली बात रहेगी जब वो सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरा, हमारे रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले जैसे अब बहुत वीक है और डेली डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे क्रूड बास्केट में आता है, तो उसका प्राइस जो है वो डिफेक्ट करेगा।
अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास इस खतरे से निपटने का कोई रास्ता है? पेट्रोलियम मंत्री क्यों कह रहे हैं कि भारत सेफ जोन में नजर आ रहा है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाता है तो भारत में तेल और गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार के पास कौन से विकल्प यानी ऑप्शन मौजूद है, अब वो भी आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की जंगी चिंगारी तेल की कीमतों में आग लगा सकती है। इसकी शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने के साथ हो सकती है। हालांकि इस संघर्ष के बाद से ही कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब सरकार भले ही भारत पर इसका बड़ा असर होने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स और एजेंसियां मान रही हैं कि असर पड़ना तय है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी ICRA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से चीन, जापान, कोरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा आयात होता है। ICRA के मुताबिक साल 2024 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए चीन को 26%, जापान और कोरिया को 22% और भारत को 14% ऑयल की सप्लाई की गई। बाकी एशिया में 22% तेल की सप्लाई इस रूट के जरिए हुई, यानी चीन, जापान के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल आया। खाड़ी देशों के अलावा भारत अमेरिका, रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीदता है। बीते कुछ दिनों से भारत ने रूस और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाया है। जून में रूस से तेल का आयात 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका से मई के महीने में 2,80,000 बैरल प्रतिदिन तेल का आयात हुआ, जो जून में बढ़कर 4,39,000 बैरल पर डे तक पहुंच गया। हालांकि रूस अमेरिका से खरीद के बावजूद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भले ही तेल की सप्लाई में दिक्कतें ना आए, लेकिन कीमतों पर असर पड़ने की आशंका है। ये चिंता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी सता रही है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना कुछ ऐसा है जो बेहद खतरनाक होगा और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेशक हम व्यापक अर्थों में मिडिल ईस्ट, गाजा और इजराइल के साथ एसोसिएशन समझौते के अनुच्छेद 2 पर चर्चा कर रहे हैं। हमने समीक्षा की है, समीक्षा तैयार है, सभी सदस्य देशों के पास ये है और हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या पढ़ा जाए और हम इसके साथ क्या करते हैं। माना यह भी जा रहा है कि ईरान ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इससे वो सबसे पहले खुद प्रभावित होगा। क्रूड ऑयल की सप्लाई रुकने से ईरान की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने हमला कर ईरान के अस्तित्व को चुनौती दी है। ऐसे में तेहरान की तरफ से कड़े कदम उठाए जाने की आशंका गहराती जा रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना ईरान की मूर्खता होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उनकी ओर से लिखा गया है कि सभी लोग तेल की कीमतें कम रखें। मैं देख रहा हूं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा मत करो। इस बीच भारत की बात में अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया की बात का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इस पर लोग बढ़ चढ़कर अपनी राय भी रख रहे हैं। लोगों का निष्कर्ष ये है कि इजराइल ईरान युद्ध से तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लोग इस टकराव के लिए अमेरिका को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को विश्व शांति के लिए खतरा बता रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का रुख है जो आपके सामने हमने रखा। आइए दुनिया के वॉर जोन से निकलकर अब देश के राजनीतिक जोन में चलते हैं, जहां आज गुजरात, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। इन 5 में से सिर्फ एक जगह बदलाव दिखा। गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र छाबड़ा ने जीत हासिल की। पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के पास थी। गुजरात के ही विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया जीते। पिछली बार ये सीट आम आदमी पार्टी के ही पास थी। लुधियाना पश्चिम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर थी। इस सीट पर आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा जीते। इस सीट पर पिछली बार भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा था। केरल के नीलांबुर उपचुनाव में बाजी पलटी है। इस सीट पर पिछली बार निर्दलीय का कब्जा था, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस के हाथ जीत आई। और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जीती है। इस सीट पर पिछली बार भी टीएमसी जीती थी। केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट को छोड़ दें तो हर जगह पार्टियां अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है।
इन उपचुनाव नतीजों के मायने क्या हैं? उपचुनाव नतीजों ने किसकी टेंशन बढ़ाई है और उपचुनाव नतीजों ने कैसे केजरीवाल को दिया है वापसी का मौका? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। पहले आप आज आए नतीजों पर एक रिपोर्ट देखिए। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आए, तो 5 में से 4 सीटों पर नतीजे पहले जैसे थे। यानी जिस पार्टी के पास जो सीट थी, उस सीट पर फिर उसी पार्टी का उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहा। गुजरात की कड़ी सीट पर एक बार फिर कमल खिला है। कड़ी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र छाबड़ा ने 39,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। राजेंद्र छाबड़ा को 99,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रमेश भाई छाबड़ा को 60,290 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के जगदीश भाई छाबड़ा को सिर्फ 3,090 वोट मिले। जनरली होता है कि बाई इलेक्शन में जो सीट जिसके पास होती है वही वापस से जीतता है। वो बंगाल के अंदर टीएमसी हो, गुजरात के अंदर जहाँ पे हम थे हम जीते हैं वापस से। तो जहाँ पे जो सीट जिसकी होती है वही वापस से जीतता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ा तीर मार दिया। हालांकि बीजेपी विसावदर का किला भेदने में नाकाम रही है। विसावदर सीट पर आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने 17,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत को अपने नाम कर लिया। इस सीट पर गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को हराया। किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में है। गुजरात उपचुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, जिसके बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। आज 2 उपचुनावों के नतीजे आए हैं, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। पंजाब में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा था और उसकी ये मेहनत तब सफल हुई जब उनके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को जीत हासिल हुई। उपचुनाव में आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत हासिल की। संजीव अरोड़ा को 35,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 24,542 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार को 20,323 वोट मिले। संजीव अरोड़ा ने इस सीट पर 10,637 वोटों से जीत दर्ज की। सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी। केरल की नीलांबुर सीट पर हुए उपचुनाव में बाजी पलटी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आयरदान शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रत्याशी एम स्वराज को 66,660 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार पीवी अनवर को 19,960 वोट मिले हैं। इससे पहले ये सीट पीवी अनवर के पास ही थी। कोई नतीजा जिसकी राजनीतिक अहमियत यदि माने वो केरल वाला है, क्योंकि केरल में सरकार लेफ्ट की है। करीब साल के बाद केरल में चुनाव भी होने हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केरल में जो कांग्रेस है उसका ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी चुनाव में जबरदस्त फाइट देखने को मिली, लेकिन बाजी टीएमसी के खाते में गई। यहां से टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद ने बीजेपी को 50,049 वोटों से हराया। अलीफा अहमद को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। उपचुनाव की ये जीत काफी अहम है और इसीलिए हर पार्टी इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। तो इस जीत के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठाए।
इसके साथ ही एक चर्चा और शुरू हो गई। चर्चा है कि संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से पार्टी की बात संसद में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से संसद जाने को लेकर आज मीडिया ने भी सवाल पूछा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। अब सवाल है कि जिन पार्टियों को जीत मिली है उनकी इस जीत के क्या मायने हैं और उपचुनाव में मिली ये जीत आने वाले समय में कैसे असर डाल सकती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। आपकी इस जीत का मतलब है बीजेपी अपने गढ़ में भी आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाए, जो आपकी बड़ी कामयाबी कही जाएगी। केरल के नीलांबुर में बदलाव हुआ है। कांग्रेस के लिए इस जीत के मायने ये है कि कांग्रेस ने अपनी मजबूत सीट वापस हासिल कर ली है। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये जीत पार्टी और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा सकती है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते। यहां आपकी जीत का मतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है। माना जा रहा है कि इस सीट से केजरीवाल के लिए संसद का रास्ता भी खुल सकता है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में टीएमसी ने जीत दर्ज की है। टीएमसी की इस जीत के मायने ये है कि बीजेपी के लिए उसे रोक पाना अब भी मुश्किल है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और ये जीत टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरेगी। खास बात यह है कि 4 राज्यों में उपचुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए। बीजेपी को यह उम्मीद थी कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अब जीत को हर पार्टी अपनी ताकत के तौर पर पेश करेगी। हार के बाद अब हर पार्टी यही कहेगी कि कुछ कमजोरियां रह गई, उस पर काम होगा। I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. It's done what no other country on earth could do. पूरी दुनिया के जहन में इस वक्त सिर्फ यही एक सवाल कौंध रहा है कि क्या ईरान लेगा इंतकाम। खासकर ट्रंप ईरान के अगले कदम की राह देख रहे हैं कि क्या खामेनेई सीधे अमेरिका पर अटैक करेंगे। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है कि न्यूक्लियर साइट पर हमले के खिलाफ बहुत जल्द ईरान अपना बदला लेगा। ईरान ने कहा है कि वो अपने स्लीपर सेल सक्रिय करके अमेरिका के भीतर घुसकर हमला करेगा। अमेरिका अलर्ट पर है। दरअसल 22 जून को सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर फाइटर जेट से हमला किया था। कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है, लेकिन परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त शांति के रास्ते पर आने की चेतावनी दी है, जबकि खामेनेई पहले ही कह चुके हैं कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि आगे होने क्या वाला है। कहां है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. میشناسن تاریخ ایران رو هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. क्या अमेरिका के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई
ट्रंप को जवाब दे पाएंगे? क्या ट्रंप की सीधी चेतावनी के बाद ईरान के सबसे ताकतवर शख्स खामेनेई अमेरिका के सामने शांति प्रस्ताव की बात करेंगे? मौजूदा स्थिति में ये सवाल तो बहुत जायज है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के मुल्क इजराइल से आई इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि खामेनेई बातचीत के मूड में है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर कई शहरों तक ईरान के हमले के बाद मची तबाही की तस्वीर देखी। घरों से लेकर तमाम गगनचुंबी इमारतें मलबे का ढेर बन रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग 13 जून को शुरू हुई थी, लेकिन 22 जून को अमेरिका के सीधे दखल के बाद ये पूरा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट में बदल गया है। जून को सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर और इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। ये वो बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बंकरों को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। B-2 बॉम्बरों ने अकेले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर करीब 15 टन बंकर बमों से हमला किया। इजराइल अमेरिका से यही बम मांग रहा था क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने में सामान जमीन से करीब 300 फीट नीचे मौजूद था, जहां तक पहुंचने की ताकत इजराइल के पास नहीं है। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. इस हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई जिसमें हमले के बाद और हमले के पहले का फर्क साफ दिखाई दे रहा था और परमाणु ठिकाना तबाह दिख रहा था। पहली बात हमें समझनी चाहिए, जो यूरेनियम ईरान ने बनाया वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है। वो 400 या 500 किलो जो फॉर्डो में था वो 60% एनरिच्ड है, अगर या 70 भी है, वो बॉम्ब मटेरियल नहीं होता। तो उसको हाँ इन्होंने निकाल लिया है अगर शायद, पर उसका इस्तेमाल आगे आप बम बना ही नहीं सकते क्योंकि इनकी लेबोरेटरी सारी बर्बाद कर दी गई है, सारे सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिए गए हैं, धस गए हैं, जो हमें पता चल रहा है अभी तक, फोर्डो में, नतांज में, इस्फहान में। हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ऐसे पोस्टर लहरा रहे थे जिसमें लिखा था थैंक यू ट्रंप। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इजराइल ईरान के खिलाफ कामयाबी का जश्न मना रहा है। नेतन्याहू ने भी
ट्रंप की तारीफ में जी भरकर कसीदे पढ़े और ये बताना नहीं भूले कि अमेरिका और इजराइल कितने गहरे दोस्त हैं। President Trump didn't put any conditions. This is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends. And he's a great leader. But he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट ये है कि ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के हमले से कुछ वक्त पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर साइट से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया गया था। संवर्धित यूरेनियम यानी जो परमाणु हथियार बनाने की 90% जरूरत को पूरा करता है। तो क्या ईरान अमेरिका को चकमा देने में कामयाब रहा? जिस परमाणु ठिकाने पर अमेरिका ने 13,000 किलो के बम गिराए, क्या वहां कुछ था ही नहीं? हालांकि इस हमले के खिलाफ ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है और पहली बार अपने जखीरे से वो मिसाइल निकाली है जो आसानी से इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने की ताकत रखती है। अमेरिकी हमले के जवाब में इजराइल पर खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कहे जाने वाले आयरन डोम की भी पकड़ में नहीं आती। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है, जो आसानी से ईरान से इजराइल तक पहुंच सकती है। 1,500 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकती है। पहली बार खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जिसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास बड़े हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, अब ईरान के सैन्य प्रवक्ता को सुनिए, जो सीधे ट्रंप को वार्निंग देते हुए कह रहे हैं कि जंग शुरू अमेरिका ने की थी, लेकिन खत्म ईरान करेगा। غیر قابل پیش بینی برای شما رقم خواهند زد. ان شاء الله. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. मतलब ये तय है कि ईरान डर नहीं रहा, तो फिर आगे क्या होगा? अब इस सवाल के जवाब के लिए नजरें सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को ढूंढती हैं, जो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान से सटे हुए इलाके लाविजान की है। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई लाविजान में बने एक बंकर में शिफ्ट कर दिए गए हैं और अभी से शिफ्ट नहीं किए गए, बल्कि पिछले साल जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भी खामेनेई यही छिपे थे। हालांकि ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक कई बार कह चुके हैं कि वो जानते हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी उन्हें मारने का वक्त नहीं है। रक्षा एक्सपर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई का इकलौता मकसद खामेनेई को सत्ता से हटाना है। कमजोरी भी है कि इनको छुपना पड़ रहा है, तैयारी भी है कि बंकर में जा रहे हैं, पर तीसरी बात आप भूल रहे हैं ना, इजराइल ने ईरान के अंदर टोटल पेनिट्रेट कर लिया, जैसे उसने हिजबुल्लाह में करा था। इजराइल ने ईरान के अंदर डबल एजेंट रिक्रूट किए हुए हैं, जो इरानियन स्पाई एजेंसी के स्पाइज हैं, काउंटर स्पाइज हैं, वो इजराइल के लिए काम करते हैं। बाकियों को भी या पैसे से खरीदा है या रेजीम के अंदर ऑपोजिशन या जिस भी कारण। तो इजराइल को पास अभी जो दिखता है लोकेशंस हैं, तो जो भी बंकर हो शायद उसकी इंफॉर्मेशन इनको मिल जाएगी, तो बंकर पे मार सकते हैं। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा था और खामेनेई ने भी हुंकार भरते हुए ट्रंप को जवाब दिया था।
اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. वो सरेंडर नहीं करेंगे। अव्वल तो ईरान का नेशनलिज्म, सेकंड उनकी खुद की जो लीडरशिप, जो फिलॉसफी में वो बिलीव करता है, ईरानियन रेवोल्यूशन जो सारा है 40 साल से 89 से ये है आयतुल्लाह, राइट। तो पूरी जिंदगी का जो इसका सार है वो इसके बिलीफ है ना। तो सरेंडर अगर करेगा उसका मतलब क्या है? क्या सरेंडर करके बोलेगा कि मुझे अरेस्ट कर लो, या बोलेगा ठीक है ईरान लड़ता नहीं है? 86 साल का आयतुल्लाह खामेनेई अपने मुल्क में वो चेहरा है जिनका एक आदेश कानून माना जाता है और जिनकी इजाजत के बिना ईरान में पत्ता तक नहीं हिलता। अब सवाल ये है कि क्या खामेनेई की हत्या की जा सकती है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अगले वॉर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। उनकी लोकेशन कोई ट्रेस ना कर पाए, इसके लिए खामेनेई टेलीफोन या फिर मैसेजिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खामेनेई की खुफिया लोकेशन तक सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचता है जो बाकी नेताओं और सैन्य अफसरों का संदेश उन तक पहुंचाता है। खामेनेई के बंकर के बाहर और आसपास के इलाके में भी भारी सुरक्षा बल मौजूद है। खामेनेई ने ईरान की सेना को संभालने के लिए अफसरों की ऐसी चेन तैयार की है जिसके तहत अगर किसी अफसर की मौत हो जाती है तो चेन में मौजूद दूसरा उसकी जगह ले लेता है। अब सवाल यह है कि अगर खामेनेई को कुछ हो जाता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? बताया जा रहा है कि खामेनेई ने 3 मौलवियों को चुना है। अगर उन्हें कुछ होता है तो इनमें से कोई एक उनकी जगह लेगा। खामेनेई को पता है कि इजराइल और अमेरिका उनकी हत्या की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए खामेनेई ने मौलवियों की सभा में निर्देश दिया है कि जो 3 नाम उन्होंने चुने हैं उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द उनका वारिस चुना जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का वारिस कैसे चुना जाएगा? तो इसे समझने के लिए हम आपको साल 1989 की एक तस्वीर दिखाते हैं जब ईरान में इस बात पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी कि मुल्क का सर्वोच्च नेता कौन होगा। दरअसल 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मौत हो चुकी थी। खुमैनी की मौत के फौरन बाद एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें यह तय किया जा रहा था कि अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। तब खामेनेई ने कहा था कि इस जिम्मेदारी के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। मैं इस पद के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं और मेरे अलावा यहाँ मौजूद बाकी लोग भी ये बात जानते हैं। संविधान के हिसाब से मैं योग्य नहीं हूं और धार्मिक दृष्टि से आप लोगों में से कई होंगे जो मुझे बतौर लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। ये किस तरह की लीडरशिप होगी? लेकिन इसके बाद भी सभा में चर्चा हुई और फिर बहस के बाद वोटिंग हुई थी। सिर्फ 1 साल के लिए खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था। लेकिन देखिए 36 साल बीत गए, खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी पर बैठे हुए हैं। खामेनेई के उत्तराधिकारी की रेस में जो 3 नाम चल रहे हैं उसमें 67 साल के अलीरेजा अराफी का नाम सबसे आगे है। 67 साल के अलीरेजा इस्लाम के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पुराने सहयोगी और धर्मगुरु हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। ईरान के शहर कोम में शुक्रवार की नमाज अलीरेजा की अगुवाई में ही होती है। खामेनेई के साथ उनके करीबी रिश्ते और ईरान की सरकार में उनके प्रभाव के चलते उन्हें खामेनेई का संभावित वारिस माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर 70 साल के शिया धर्मगुरु हाशिम बुशहरी का नाम है और इन सब में सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम लीडर की कुर्सी के लिए जो 3 नाम लिए गए हैं
उसमें खामेनेई के बेटे मोस्तबा का नाम शामिल नहीं है। छप्पन साल के मोज्तबा को भी खामेनेई का वारिस माना जाता रहा है, लेकिन वंशवाद के आरोप से बचने के लिए खामेनेई ने अपने दूसरे नंबर के बेटे मोज्तबा का अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नाम नहीं लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खामेनेई की हत्या को ईरान बर्दाश्त कर पाएगा? तस्वीरें ईरान की सड़कों पर निकले आम लोगों की है, जो खामेनेई के समर्थन में एकजुट हैं और ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच भी डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला कोई बड़ा हमला नहीं था। ईरान ने अभी अटैक शुरू किया है। हम आखिर तक अपनी सेना के साथ खड़े रहेंगे। समझौते कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और भविष्य में भी नहीं पहुंचेंगे। हम ऐसे दुश्मन के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं जो समझौते तोड़ता है? माना जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में राजनीतिक उथल पुथल मच जाएगा और लोगों में असंतोष भी फैल सकता है। लेकिन हमले के बाद ईरान के आम लोग और राजनीतिक गुट खामेनेई के नाम पर एकजुट हो गए हैं। जंग के दौरान ईरान के आम लोगों और नेताओं में जितने भी मतभेद थे, सब खत्म हो गए हैं। ईरान और इजराइल का ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, ये कोई नहीं जानता। अमेरिका ने हॉर्मुज़ रूट बंद करने को लेकर ईरान को चेतावनी दे डाली है। ईरान के सैन्य प्रमुख ने भी धमकी दी है कि अमेरिका के हमले को लेकर उनका देश चुप नहीं बैठेगा। दुनिया भर से टकराव वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त दुनिया के लिए काफी खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।